नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम्स लाइफ चैनल पर। आज का वीडियो है फैक्ट चेक कनाडा सीरीज का पहला वीडियो और ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जो जो क्वेश्चंस है आपको कनाडा आने से पहले उसके आंसर ढूंढने के लिए। और मेरी बहुत सारी और भी सीरीजेस है जिसकी डिटेल यहाँ पर है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गाइस, एज वेल एज ओवर हियर इन द क्यू कार्ड गाइस। विदाउट एनी फर्दर ड्यू आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 99.99% स्टूडेंट्स जो कनाडा आना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, उनके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि इज इट पॉसिबल टू पे ट्यूशन फी बाय डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब और नॉट। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, कई वीडियोस ये दावा करते हैं कि आप पे कर सकते हो, वो गलत है कंप्लीटली। कई वीडियोस ये दावा करते हैं कि आप पे नहीं कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली गलत है दोस्तों। बिकॉज इसका आंसर है यस, नो और मे बी। बिकॉज जब तक आप पे नहीं कर लेते ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है कि आप पे कर पाओगे या नहीं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे इसका आंसर देने से पहले। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। सो मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या जानकारी होनी चाहिए आपको अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपनी ट्यूशन फीस पे करूंगा पार्ट टाइम जॉब से। इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। पहला, जो मैं फैक्टर्स बताऊंगा आपको, कितने फैक्टर्स है जो आपके ट्यूशन फी पे करने के बीच में है, जो हर्डल्स हैं, जो फेवरेबल भी फैक्टर्स है आपके और आपके अगेंस्ट में भी है। सो ये फैक्टर्स को आपकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा हिस्सा है वीडियो का मेरी स्टोरी, यानी कि मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब से कुछ हिस्सा पे किया है ट्यूशन फीस का। सो वो मैंने कैसे किया है उसकी सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के थर्ड फेज में दोस्तों बेसिकली मैं देने वाला हूँ आपको सजेशंस। बिकॉज 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं बिकॉज उनके मन के अंदर, उनके दिमाग में एक बोझ होता है कि मुझे अपनी ट्यूशन फी पे करनी है पार्ट टाइम जॉब से, और वो कैसे हो पाएगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे लिए कुछ बैक सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है। सो उसके लिए मैं कुछ ऐसा सजेशंस दूंगा आपको। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप स्टडी पे फोकस कर पाओगे इजीली, पार्ट टाइम जॉब पे फोकस कर पाओगे इजीली, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। सो चलिए अभी फैक्टर्स टू बी कंसिडर की बात करते हैं दोस्तों। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी फीस पे करनी है पार्ट टाइम जॉब से। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी। ये आपको पता होना चाहिए। 2 साल का कोर्स है, 1 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का बैचलर डिग्री है या फिर 5 साल का बैचलर डिग्री है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके अलावा है व्हाट आर योर ट्यूशन फीस, टोटल ट्यूशन फीस कितनी है आपकी। डिफरेंट प्रोग्राम्स की ट्यूशन फीस डिफरेंट होती है। अगर आप 2 साल का डिप्लोमा लेते हो तो डिफरेंट फीस है, 2 साल का मास्टर्स करते हो डिफरेंट फीस है, 4 साल का बैचलर डिग्री करते हो कंप्लीटली डिफरेंट फीस होगी और वो बहुत ज़्यादा फीस होगी। सो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी टोटल फीस है आपकी, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली पता कर लीजिए। उसके अलावा है डू यू हैव अ समर ब्रेक और नॉट। बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर समर ब्रेक आता है, बट कुछ मास्टर्स प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आप समर ब्रेक नहीं ले सकते हो। उसमें बहुत सारी कंडीशंस है। अगर आपका पहला सेमेस्टर समर है सो आप नहीं ले सकते हो ब्रेक, आपका लास्ट सेमेस्टर समर है तो भी आप नहीं ले सकते हो समर ब्रेक। सो डिसाइड कीजिए आपको समर ब्रेक मिलने वाले हैं या नहीं, वो आप देख लीजिए। उसके अलावा फोर्थ फैक्टर है व्हाट इज योर अर्निंग पर आवर। यहाँ पर आने के बाद अगर आपको जॉब मिलती है सो आप पर आवर में कितना अर्निंग कर रहे हो। डिफरेंट प्रोविंस के हिसाब से ये अर्निंग डिफरेंट होगी बिकॉज बेसिक पे हर प्रोविंस में डिफरेंट है। सो आप कितना अर्न करते हो वो भी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। फिफ्थ है आर यू गेटिंग 20 आवर्स पर वीक। आर यू वर्किंग एवरी वीक 20 आवर्स। आपको 20 आवर्स मिल रहे हैं जॉब मिलने के बाद भी। बिकॉज बहुत सारे लोगों को 10, 12, 15 या फिर उससे भी कम आवर्स मिलते हैं यहाँ पर जॉब मिलने के बावजूद भी। और कई लोगों को 20 आवर्स मिलते हैं एक वीक में, सो नेक्स्ट वीक में उनके पास बिल्कुल काम नहीं होता है। सो आपको ये दोनों क्वेश्चंस को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर सेट होते हो इसमें। सिक्स्थ है व्हाट इज द मिनिमम वेज इन योर प्रोविंस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन योर प्रोविंस। आप जिस प्रोविंस में हो वहां पर मिनिमम वेज कितना है। बिकॉज अगर आप सस्कैचुअन में हो 11 पॉइंट समथिंग ही यहाँ का मिनिमम वेज है। सो वॉलमार्ट या फिर आप किसी भी दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हो, ज़्यादा चांसेस है कि आपको सिर्फ बेसिक पे मिलेगा। सो वो बहुत कम है। आई डोंट थिंक कि उससे आप पे कर पाओगे ट्यूशन फीस। डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन योर प्रोविंस। आप जहां पर रह रहे हो जिस प्रोविंस में, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप देख लीजिए, आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली कि जिस प्रोविंस में मैं जाना चाहता हूँ वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना है। सेवंथ है व्हाट आर योर मंथली एक्सपेंसेस।
आपका मंथली खर्चा कितना है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर खर्चा नहीं हो वैसी ट्राई करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा जो आपका टारगेट है वो अचीव कर पाओगे दोस्तों। 9 है, आर यू विलिंग टू बाय आईफोन, आईपैड, आई वॉच और कार इन अर्ली स्टेज। बहुत सारे लोग यहाँ पर, यूट्यूबर्स भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो यहाँ आने के 3-4 महीने के बाद अपना वीडियो डाल देते हैं कि मैंने आईफोन ले लिया है, आईपैड ले लिया है, आई वॉच ले ली है, कार खरीद ली है। सो वो चीज़ें सस्ते में तो नहीं आती ना, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको जो भी फाइनेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ वो करना पड़ेगा। सो अगर आप वो बाय करने की सोच रहे हो, उसमें खर्चा आप डालोगे, उसमें पैसा आप डालोगे, सो वो पैसा आपका निकल जाएगा कंप्लीटली, और ये बड़ा हर्डल आएगा आपकी ट्यूशन फी पे करने के अंदर। सो ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 10th है, हैव यू पेड 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फीस ऑलरेडी। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये पे करके ही आते हैं 1 साल की ट्यूशन फीस अपने जो भी प्रोग्राम है उसकी, बिकॉज वीज़ा इजी मिलता है। अगर आप प्रूफ दिखा दो कि मैंने 1 साल की फीस ऑलरेडी पे कर दी है, सो आपको वीज़ा फाइल करने के लिए कुछ प्रूफ मिल जाएगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट, 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट 1 साल की फीस पे करके आते हैं। सो आपने की है या नहीं वो देख लीजिए आप लोग। एंड सम इलीगल फैक्टर्स भी होते हैं कि कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि व्हाट इफ आई विल वर्क ऑन कैश टू अर्न मोर मनी। ये कंप्लीटली इलीगल फैक्टर है, सो इसे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा इस वीडियो में। बहुत बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैश पे कार मिल जाएगा वहां पर, इलीगल है दोस्तों। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आर यू एबल टू सेव योर GIC अमाउंट। आप लोगों को पता होगा कि GIC अमाउंट आपको यहाँ पर डालना पड़ता है अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर, जो भी है, मतलब $10,000 और समथिंग बिफोर कमिंग टू कैनेडा। सो ये GIC अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पर मिलेगा एवरी मंथ, जो कि करीबन होता है $670 पर मंथ। सो वो अमाउंट क्या आप स्पेंड कर रहे हो वैसे ही, या फिर उससे आप सेव कर रहे हो। अगर वो सेव कर रहे हो आप, तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा दोस्तों। अब एडवांटेज कैसे होगा अगर आप GIC अमाउंट सेव करते हो दोस्तों। सो एक रिसर्च मैंने पढ़ी है पूरी, और बहुत सारी मैंने खुद से रिसर्च की है। सिर्फ 5 से 10%, 5 to 10% ऑफ स्टूडेंट एग्री हुए हैं कि अगर मैं विदाउट कंसिडरिंग GIC अमाउंट सेव नहीं करता हूँ, फिर मैं सिर्फ अपने पार्ट टाइम जॉब से ट्यूशन फीस पे कर सकता हूँ। ऐसा सिर्फ 5 से 10 स्टूडेंट्स का मानना है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और मतलब ये स्टडी को हम फोकस नहीं करते हैं। बट अगर हम GIC अमाउंट की सेविंग इंक्लूड कर दे, so more than 70% of students in Canada are agree that yes, it is possible to pay somewhat amount of your tuition fees by part-time job सेविंग प्लस GIC अमाउंट सेविंग। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के सेकंड फेज के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी स्टोरी के बारे में। सो दोस्तों, यहाँ पर 4 मंथ ऑलमोस्ट मैं सर्वाइव करता रहा। हालांकि मुझे 3 मंथ स्ट्रगल के बाद जॉब मिल गई थी, बट पहले मंथ में मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला था। तो 4 मंथ लगभग मैं सर्वाइविंग जो भी है मतलब करता रहा, अपनी GIC पे डिपेंडेंट था उस टाइम पर। उसके बाद के 2 मंथ भी मुझे समवट काम मिला। सो यानी कि पहले 6 मंथ जो थे मेरे यहाँ पर कनाडा में, वो मतलब ज़्यादा कुछ खास ठीक ठाक नहीं रहे। बट उसके बाद मुझे कंटिन्यूस जॉब मिलती रही 20 आवर्स, जो एक अच्छी बात है। मेरा प्रोग्राम मास्टर्स का है दोस्तों, यानी कि मास्टर्स में यहाँ पर फीस कम होती है। मेरी फीस कितनी थी, या फिर किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम की फीस कितनी है यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में, उसके बारे में जानना है तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना की फीस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन का वीडियो एक बनाया हुआ है, वो जाके आप देख लीजिए दोस्तों। सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहां से दोस्तों। चलिए अभी बात करते हैं। मैंने अपनी स्टडीज खत्म कर दी है 4 सेमेस्टर के अंदर। एक साल में यहाँ पर 3 सेमेस्टर आता है, 4 सेमेस्टर में खत्म कर दी, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में मैंने अपनी स्टडीज खत्म कर दी है। 1.5 ईयर की सेमेस्टर की फीस मैंने खुद से पे की है। 1 साल की फीस में पे करके आया था वहां से, उसमें 3 सेमेस्टर कवर होने चाहिए थे। बट हालांकि मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स लिए थे 3rd सेमेस्टर में, बिकॉज मुझे जल्दी स्टडी खत्म करनी थी। इसीलिए मेरी जो इंडिया से मैंने 1 साल की फीस पे की थी, वो 2.5 सेमेस्टर में ख़त्म हो गई। यानी कि हाफ सेमेस्टर एंड लास्ट सेमेस्टर ये फीस मैंने खुद से यहाँ की अर्निंग से पे की है। और जैसा कि मैंने बताया, पहले 6 महीने में ज़्यादा कुछ खास मेरी सेविंग थी नहीं, बट नेक्स्ट 6 मंथ में मेरी सेविंग्स थी। तो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स की सेविंग से ही मैंने ये हाफ एंड 1 सेमेस्टर की फीस पे की है। मेरे लिए कोई समर ब्रेक नहीं था दोस्तों यहाँ पर, ये आप ध्यान में रख लीजिए। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट की स्टडी उस टाइम पर समर था, और जब मैंने स्टडी बीच में मतलब 3rd सेमेस्टर में, मैं 4th सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में भी समर था। सो मतलब मैं
कभी भी समर ब्रेक नहीं ले पाया ऑफिशियली दोस्तों। सो मैंने कभी भी 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं किया है। ये आप देख लीजिए, 9,000 कैनेडियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली मैंने खुद से पे किए हैं यहाँ पर। सो उसका कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ दोस्तों। सो ये है पूरी की पूरी स्टोरी। पार्ट टाइम की अर्निंग थी मेरी, जो पर आवर मेरा वेज था, अर्निंग थी, वो थी $14.20 एन आवर, बिकॉज मैं सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ। जो 20 आवर मिलते थे एवरी वीक, यानी कि 284 हो गया एक वीक का। 4 वीक में काम करता था, पर मंथ में 4 वीक होते हो उसमें। सो 1136 जितना अमाउंट, यानी कि मैं हर मंथ में करीबन $1100-1200 रनिंग करता था अप्रोक्सीमेटली। अगर 6 महीने काउंट कर ले हम, तो टोटल मेरी अर्निंग होती है 6 महीने की 6,816 कैनेडियन डॉलर। सो ये मेरी पार्ट टाइम जॉब की टोटल अर्निंग हो गई 6 महीने की। अभी बात करते हैं दोस्तों GIC अमाउंट की। $670 GIC अमाउंट एवरी मंथ मुझे मिलता है, 1 साल तक मिलता है। सो पहले 6 मंथ का तो मैंने काउंट नहीं किया, वो तो मतलब खर्च हो गया। बट लास्ट के 6 मंथ का मुझे 670 इंटू 6 अगर हम करें तो 4,020 कैनेडियन डॉलर मेरे GIC अमाउंट आए थे। यानी कि अगर टोटल मेरी अर्निंग की बात करूँ तो पार्ट टाइम जॉब की अर्निंग प्लस GIC अमाउंट की अर्निंग, यानी कि 10,836 कैनेडियन डॉलर मेरी 6 मंथ की टोटल अर्निंग थी। 6 मंथ का अभी एक्सपेंसेस काउंट करें तो मेरा पर मंथ एक्सपेंसेस होता है रजाइना में 600 कैनेडियन डॉलर पर मंथ दोस्तों। सस्कैचुअन रजाइना में, आपका डिफरेंट प्रोविंस से डिफरेंट हो सकता है। सो 600 इंटू 6 करें तो 3,600 कैनेडियन डॉलर मेरा एक्सपेंसेस हुआ 6 महीने का। एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, वो आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो अगर हम टोटल सेविंग की बात करें दोस्तों, तो जितना मैंने अर्निंग किया है माइनस जितना मेरा एक्सपेंसेस है, सो 7,236 कैनेडियन डॉलर मेरी टोटल सेविंग हुई कंप्लीट 6 महीने के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर भी ये 9,000 कैनेडियन डॉलर जो मुझे पे करनी है फीस, उसको टच नहीं हुई है। सो इसमें ये मेरी 6 महीने की टोटल सेविंग थी। बट जो पहले के स्टार्टिंग के 6 महीने थे उसमें भी मेरी समवट थोड़ी बहुत सेविंग थी, $500-600 के करीब। सो वो सेविंग इसमें ऐड कर तो मेरा अमाउंट नज़दीक पहुंच जाता है 8,000 कैनेडियन डॉलर के। फिर भी अभी 1,000 कैनेडियन डॉलर कम थे मेरे 9,000 जो 9,000 का टारगेट है वो अचीव करने में। सो दोस्तों उसके लिए मैं एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पर ना क्रेडिट कार्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसमें $1,000 की लिमिट होती है, यानी कि $1,000 आप यूज़ करने के 1 महीने बाद आपको क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं करते हो तो थोड़ा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। सो मैंने क्या किया था, जब मेरी फीस पे करने के टाइम था उस टाइम पर मैंने क्रेडिट कार्ड में से $100 का पेमेंट कर दिया वहाँ पर। जब मेरी नेक्स्ट सैलरी आई तो मैंने वापस पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड में। सो ये सारी जो थी मेरी स्टोरी, सो ये थी, इस तरह से मैंने अपनी फीस पे की है। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि इतना जॉब करने के बाद भी मैं एकदम नज़दीक पहुंच पाया, और मेरा जो टारगेट था 9,000 कैनेडियन डॉलर उसके ऊपर तो मैं गया ही नहीं, मतलब उससे ज़्यादा सेविंग तो मैं कर ही नहीं पाया। सो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने अपनी फीस इस तरह से कुछ 1.5 सेमिस्टर की पे की है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं माय सजेशंस फॉर यू। सो यहाँ पर मैं 3 मेन चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ दोस्तों, बिकॉज ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए वाइल यू आर अ स्टूडेंट। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप स्टूडेंट हो आपका सबसे पहला टास्क है स्टडी करना, दूसरा है पार्ट टाइम जॉब करना, और तीसरा है अगर आप कर पाओ तो आपकी ट्यूशन फीस खुद से पे करना। ओके, सो इस ऑर्डर में होना चाहिए, ना कि पहला टास्क ये होना चाहिए कि मुझे अपनी ट्यूशन फी खुद से पे करनी है। अगर आप यही दिमाग में लेके घूमोगे, आप ना स्टडी पे फोकस कर पाओगे, ना आपके खुद के ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे इन कनाडा। सो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कि क्या चेक योर फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है आपके बैक होम से। क्या आपके पेरेंट्स 1 साल की फीस पे करने के बावजूद भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या वो लोग आपको पैसा भेजेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। आपके पेरेंट्स नहीं तो क्या कोई रिलेटिव्स है आपके फैमिली के अंदर जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं। क्या आपके ब्रदर एंड सिस्टर कनाडा में है या फिर किसी दूसरी कंट्री में है, या फिर कोई अच्छी खासी जॉब करते हैं जो आपको इमरजेंसी टाइम पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके। सो फाइनेंशियल सपोर्ट पहले ढूंढ लीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर, कहीं से आपको मिल जाए। सो आपका स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी गाइस। ओके, सेकंड टॉपिक है कैन यू गेट लोन फ्रॉम समवेयर, क्या कहीं से आपको लोन मिल सकता है
लोन बहुत टाइप के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो कुछ लोन्स ऐसे होते हैं कि आपको हाउस या फिर कुछ चीज़ें मॉर्गेज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको बैंक लोन देगा। उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 लाख का 10 लाख का लोन लेना है दोस्तों, सो आपको ऐसी लोन होती है जो रिम्बर्स होने के बाद 10 लाख आपको बैंक दे देगा सीधा आपके अकाउंट में। उस 10 लाख पर आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा और आपको रीपेमेंट करना होगा 2 या 3 साल के बाद। बट कुछ लोन्स ऐसी होती है दोस्तों जहां पर आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा, मतलब आपकी लोन पास हो जाएगी, बट जब आपको ज़रूरत पड़े, इन केस ऑफ इमरजेंसी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आप मांग लीजिए जितना पैसा चाहिए। सपोज कि आपको सिर्फ 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, सो सिर्फ 3 लाख रुपए उस टाइम पर आपको बैंक से मांगने होंगे और वो लोग इतना अमाउंट दे देंगे, उतने ही अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये एक बेनिफिट हो गया, एक साथ 10 लाख लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक हो गया। उसके अलावा गोल्ड लोन्स अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स लोन में बहुत सारे लोन्स है जो गवर्नमेंट देते हैं। अगर आपका जो स्कोर है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है स्टडी का, वो काफ़ी अच्छा है, आप स्कॉलर रह चुके हो अपने स्कूल कॉलेजेस में, सो उसका बेनिफिट मिल सकता है। आपको रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे और लोन मिल सकती है, वैसा भी मैंने सुना है। सो देख लीजिए आपके आसपास के कौन सी लोन आपके लिए बेटर रहेगी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा और जो लोन का अमाउंट है वो आपको रीपेमेंट करना है वो 2 या 3 साल बाद करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आप वो इजीली कर पाओगे। अभी कैनेडियन डॉलर है 1 कैरेट इज इक्वल टू 57 इंडियन रुपीज़। सो मतलब करने ही वाले हो आप फ्यूचर में, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है लोन लेने से, बिकॉज once after you finish your study you will definitely gonna repay it by yourself only once you will start your full-time job. So why you are taking so much stress while you are studying, right? So ये एक चीज़ हो गई। सो लोन देख लीजिए, बहुत सारी तरह तरह की अवेलेबल है, नाना प्रकार की लोन्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए खुद से, आपको कौन सी अच्छी है लोन आपके लिए, वो मिल जाएगी आपको ऑप्शंस। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन है स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट। स्कॉलरशिप, जिस भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आ रहे हो, वहाँ पर देख लीजिए क्या कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, क्या इंडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट या जिस भी कंट्री से आप आने वाले हो वो गवर्नमेंट आपको कुछ ग्रांट दे रही है पढ़ने के लिए। सो वो देख लीजिए। हमारे वहाँ पर इंडिया में कम्युनिटीज़ होती है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट की कम्युनिटी होती है, सो उस कम्युनिटी के अंदर से भी आपको ग्रांट मिल सकती है। आपने पहले स्टडी की हुई स्कूल कॉलेजेस में भी अगर आप रैंक कर रहे हो, वहाँ से कुछ पैसा मिल सकता है आपको ग्रांट में, वो देख लीजिए। कुछ हमारे वहाँ पर सोशल वर्क्स चलते रहते हैं, अगर उसका हिस्सा है आपके फैमिली के कोई मेंबर, उसके बेस पर भी ग्रांट मिल सकती है, क्या वो आपको मिल सकती है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। बहुत सारे नाना प्रकार की वैरायटी ऑफ सोशल सर्विसेज चलती है वहाँ पर, कहीं से आपको स्कॉलरशिप ग्रांट मिल सकती है या नहीं, ट्राई कर लीजिए। स्कॉलरशिप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो, बट ट्राई करने में क्या जाता है, मिल जाता है। सो उतना स्ट्रेस आपको कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। आपको मिलता हूँ मैं दूसरे वीडियो में फैक्ट चेक कनाडा सीरीज में। टिल देन यू टेक केयर माई फ्रेंड्स एंड बाय बाय।